गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में तुम लोगों के 3 पेपर्स चलेंगे। पेपर फर्स्ट होगा क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी। पेपर सेकंड होगा न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, नाभिकीय एवं कण भौतिकी। पेपर थर्ड होगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कब हुई। 19वीं शताब्दी से पहले तक ये लग रहा था कि अब तक की ज्ञात जो फिजिक्स है वो हमारे यूनिवर्स में होने वाली सभी घटनाओं को समझाने के लिए पर्याप्त है। यानी फिजिक्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, 19वीं सेंचुरी से पहले की फिजिक्स और 19वीं सेंचुरी से बाद की फिजिक्स। 19वीं सेंचुरी के अंत तक ये लग रहा था कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी न्यूटन के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। और जितनी भी रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें, वे सभी मैक्सवेल के नियमों का पालन करती हैं। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और ऐसे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स खोजे जिनसे ये पता चला कि अब तक की जो ज्ञात फिजिक्स, जिसे हम चिर सम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, वो उन्हें समझाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यानी हम इसको बांट सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी से पहले की जो फिजिक्स थी जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स, और उसके बाद ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट्स थे, उन एक्सपेरिमेंट से प्रमुख थे, एक तो था कृष्णिका विकिरण, आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रवाह, और कॉम्पटन इफेक्ट। आदि ऐसे प्रमुख एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्हें समझाने के लिए क्लासिकल फिजिक्स पर्याप्त नहीं थी, ये चिर सम्मत भौतिकी पर्याप्त नहीं थी। तब एक नई थ्योरी का उद्भव हुआ, एक नई फिजिक्स का निर्माण हुआ था। यानी ये जो पहले के जो सिद्धांत थे उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। उसके बाद में क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई, क्वांटम थ्योरी का उद्भव हुआ। तो आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर से हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स है या क्वांटम यांत्रिकी के विकास के बारे में बताया गया है वो आगे चैप्टर से लिंक नहीं है। तो हम पहले शुरुआत करें यूनिट फर्स्ट के चैप्टर सेकंड से, और हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स, संकारक। ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे मान लो कोई भी फंक्शन हमको दिया हुआ है f(x) = sin x, ठीक है। अगर हम sin x पर ऑपरेशन करवाएं d/dx f(x), तो हमें एक नया फंक्शन मिलेगा cos x। तो इस तरह से हमें क्या हो रहा है, इस d/dx के ऑपरेशन से एक हमें नया फलन प्राप्त हो रहा है। तो ये जो d/dx है वो क्या कहलाता है? संकारक कहलाता है। तो जो संकारक होता है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऑपरेटर्स संकारक। संकारक की डेफिनेशन हो जाएगी ऐसी गणितीय संक्रिया जिसे किसी एक फलन पर करवाने पर व्यापक रूप से
नया फलन प्राप्त होता है संकारक कहलाते हैं। क्या लिख सकते हैं हम संकारक के लिए? ए केप साई इक्वल टू 5, जहां पर ए केप हम संकारक को केप लगाकर डिनोट करते हैं। तो ए केप जो है वो संकारक है, साई फलन है और फाई एक दूसरा फलन है। क्या हो जाएगा? जहां ए केप एक संकारक है तथा साई व फाई दो फलन है। तो ऑपरेटर्स के अंदर हमें क्या होगा कि किसी भी फंक्शन पर अगर हम ऑपरेट करवाएं तो हमें एक नया फंक्शन प्राप्त होगा, इसे हम क्या कहेंगे? ऑपरेटर कहेंगे। उदाहरण जैसे साइन एक्स इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स एक फलन है तथा ए केप इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक संकारक है। तो यदि हम इस संकारक को इस फंक्शन पर ऑपरेट करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक नया फंक्शन प्राप्त होगा। तो हमने किया ए के साइन एक्स, इसे के बोलेंगे ए के साइन एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी आयोटा के ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस आयोटा के बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। तो ये हमारे पास में, इसे हम कोई नया नियतांक बोल दें, ये एडेस हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 5x। तो जो ऑपरेटर था उसकी संक्रिया करवाने पर हमें इस फलन से एक नया फलन प्राप्त हुआ है, ये क्या कहलाएगा? एक ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जितनी भी भौतिक राशियां हैं उन सबके संगत एक संकारक होता है। यानी जो भी हमारी स्थिति, ऊर्जा, संवेग, ये जितनी भी भौतिक राशियां हैं इन सबके संगत क्या होगा? क्वांटम मैकेनिक्स में एक संकारक, एक ऑपरेटर डिफाइन होता है। तो उस संकारक से हम उनके मान निकालते हैं। तो इनकी मैं टेबल बनाती हूँ जो तुम्हें याद करनी है। यहाँ पर लिख लेते हैं भौतिक राशि के नाम, भौतिक राशि, और इसे लिख लेते हैं संकारक। ठीक है। तो जितनी भी भौतिक राशियां होंगी, स्थिति ऊर्जा, संवेग, गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग, इन सबके संगत क्या होगा? एक संकारक होगा। तो सबसे पहले हम लिखें स्थिति सदिश के लिए। तो स्थिति सदिश के लिए क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। स्थिति सदिश का जो संकारक होता है वो आर ही होता है। और अगर हम ओनली किसी एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स हुआ, तो एक्स के लिए हो जाएगा एक्स के।
इसी तरह से संवेग के लिए संकारक होता है माइनस का आयोटा एच कट। अगर px हम लिख रहे हैं तो माइनस का आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। ये जो एच कट है इसे हम एच कट या एच क्रॉस बोलते हैं। इसे कहते हैं जैसे कि एच जो होता है वो क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, और इसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट। और इसका मान होता है h अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर ये माइनस का आइटा h क्रॉस डेल बाय डेल x, और यदि हम अपनी बात करें तीव्र डायरेक्शन में तो p वेक्टर के संगत संकारक हो जाएगा माइनस का आइटा h स्क्वायर डेल। इसी तरह से गतिज ऊर्जा को हम क्या सकते हैं p स्क्वायर अपॉन 2m। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर माइनस एच कट का स्क्वायर और डेल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस का स्क्वायर किया हमने, आयोटा का स्क्वायर किया, एच कट स्क्वायर डेल 2 अपॉन 2m। जैसे हम लिख सकते हैं माइनस एच कट स्क्वायर डेल 2 अपॉन 2m। ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा। इसी तरह से स्थितिज ऊर्जा का जो संकारक होता है वो V होता है, स्थितिज ऊर्जा। इसको हम नोट करेंगे VRT। अगर टाइम और इसके पोजीशन दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो ये हो जाएगा, इसका जो संकारक होगा वो VRT रहेगा। तो कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस VRT। तो p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस VRT, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 प्लस VRT। ऊर्जा के लिए संकारक आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी कोणीय संवेग L इक्वल टू होता है R क्रॉस कोणीय संवेग L वेक्टर R क्रॉस T। तो L इक्वल टू R क्रॉस T का हो जाएगा, P के लिए अपने पास में क्या था माइनस का आयोटा एच कट डेल, माइनस आयोटा एच कट को हम आगे ले लेते हैं, ये हो जाएगा R क्रॉस डेल। और अगर हमसे P के टर्म्स में निकालना चाहे तो हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लो L वेक्टर क्या होता है R क्रॉस T, और R वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ठीक है, R वेक्टर का मान क्या होता है अपने पास में एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। और जो P वेक्टर है, P वेक्टर का मान होता है पी एक्स आई के प्लस पी वाई जे के प्लस पी जेड के। तो यहाँ से R क्रॉस T निकालेंगे, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा।
तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम इसे निकाल सकते हैं। आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। इसको सॉल्व करके निकालेंगे। जो आई कैप का जो कंपोनेंट होगा वो हमारा एल एक्स होगा, जे कैप का जो होगा वो हमारा एल वाई होगा और के कैप का जो होगा वो हमारा एल जेड होगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे आई कैप, तो यह आ जाएगा वाई पी जेड माइनस का जेड पी वाई माइनस जे कैप तो क्या आ जाएगा जेड पी एक्स माइनस एक्स जे के पर आ जाएगा जेड पी एक्स प्लस के कैप के लिए अपने पास में हो जाएगा ठीक है। तो ये आर क्रॉस पी से ये हमारा एल एक्स हो जाएगा, ये एल वाई हो जाएगा और ये एल जेड हो जाएगा। तो ये तीनों वैल्यूज को हम लिख लेंगे एल एक्स एल वाई और एल जेड। यदि हमें पी के टर्म्स में लिखना हो तो ये एल के लिए जो ऑपरेटर होगा वो क्या हो जाएगा माइनस का अटैच्ड आर क्रॉस डेल। तो ये जितनी भी फिजिक्स की क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास में जितनी भी प्रेक्षण योग्य जो राशियां होंगी उन सबके संगत क्या होगा संकारक होगा और उन सब के लिए एक संकारक डिफाइन किया हुआ है। जब भी इनका मान निकालेंगे तो इन संकारकों से ही निकालेंगे। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी संकारक के अंदर वो है संकारकों के प्रकार लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं रेखीय संकारक। रेखीय संकारक वे संकारक होते हैं जो निम्न दो गुणों का पालन करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में कोई संकारक है ए के, उसको हमने फंक्शन पर ऑपरेट कराया, दो फंक्शन है साई वन प्लस साई टू, तो ये एक एक जो है वो रेखीय संकारक कहलाएगा कब जब ये इस तरह से ऑपरेट हो कि ए के साई वन प्लस ए के साई टू। तो ये हमारे पास में ये जो संकारक ए के है वो क्या कहलाएगा रेखीय संकारक कहलाएगा। इसी तरह से यदि इस तरह से हमें वैल्यू दी हुई है ए साई, जहाँ पर स्मॉल ए जो है वो एक नियतांक है, तो ये ए के ए साई जो है वो क्या रहेगा रेखीय संकारक क्या रहेगा जब हम इस ए को नियतांक को बाहर निकाल सकें और ये ए के साई की फॉर्म में लिखा जा सके। तो ये ए के साई की फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है तो ये जो संकारक है ए के वो रेखीय संकारक कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं यदि किसी संकारक ए के को निम्न प्रकार लिख सकते हैं लिख सकते हैं
यानी अगर हम इनको पहले सम करके फिर इस पे ऑपरेट करवाएं तब भी समान वैल्यू है, और अगर हम इस पर अलग से ऑपरेट करवाएं और साइड 2 पर अलग से ऑपरेट करवाएं फिर इनको ऐड करें तब भी हमें क्या मिले, समान मान प्राप्त हो। और यदि कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को अगर हम बाहर ले सकें तो हमें इस तरह की जो वैल्यू मिल रही है दोनों मान बराबर हो, तो ये क्या कहलाएगा, एक रैखिक संकारक कहलाएगा। तो एक रैखिक संकारक कहलाता है। यहाँ पर रैखिक संकारक को हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। इन दोनों जो भी हमारे पास कंडीशंस थी इनको मिलाकर उपरोक्त दोनों प्रतिबंधों को मिलाकर लिख सकते हैं जैसे मान लो अपने पास में क्या था कि एक तो प्रतिबंध उनके प्लस के लिए था और एक कांस्टेंट के लिए था। तो यदि हमारे पास में इस तरह से है, यदि a के साइन इक्वल टू क्या है, एक नया फंक्शन phi1 है तथा a के साइन 2 इक्वल टू phi2 एक नया फंक्शन phi2 है, तो हम लिख सकते हैं a के c1 sin1 प्लस c2 sin2, जहाँ पर c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम सेकंड जो हमारा प्रतिबंध था उसके हिसाब से देखें तो ये क्या हो जाएगा, c1 और c2 को हम बाहर ले सकते हैं, तो ये ऑपरेट होगा c1 a के sin1 प्लस c2 a के sin2, और जो a के sin1 और a के sin2 हैं उनके मान क्या है, phi1 और phi2। तो a के sin1 c1 phi1 प्लस ये हो जाएगा c2 phi2। यानी अगर हम a को c1 sin1 प्लस c2 sin2 पे ऑपरेट करवा रहे हैं तो हमें नए प्लान मिल जाएंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा c1 phi1 प्लस c2 phi2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जो ऑपरेटर्स होते हैं, संकारक होते हैं, उनको हम सिर्फ इस तरह से लिख रहे हैं कि किसी भी संकारक के दाईं ओर अगर हम कोई फलन लिख रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हमने sin x cos x कुछ भी लिखा है, तो यदि हमने इस साइड लिखा है तभी वो उस पर ऑपरेट होगा। अगर हम बाई साइड लिखते हैं, इस साइड हमने लिखा तो ये उस पर ऑपरेट नहीं होगा, ये सिंपली रहेंगे इसी तरह से। अगर ये इसके दाईं साइड लिखा हुआ है तभी ये क्या होगा, उस पर ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर इसकी राइट साइड था तो यहाँ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a के c1 sin1 प्लस c2 sin2, तो हमें c1 phi1 प्लस c2 phi2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो रैखिक संकारक की डेफिनेशन हो गई। आगे हम रैखिक संकारकों की विशेषताओं को पढ़ेंगे।